हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वर्क पावर एनर्जी के थर्ड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग दो बेसिक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, जहां से न्यूमेरिकल ज्यादा होते हैं। इस टॉपिक के बाद हमारा एक जो नया लेक्चर आएगा उसमें हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल को डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा कि मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होमवर्क दिया था, उनके क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टारगेट है वो ये है कि वर्क डन बाई फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी पहला टारगेट है हमारा कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में कोई वर्क डन कैसे होता है। जैसे कि मान लेते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन करने का मतलब क्या है कि एक मेरा अगर ये एक पेन है, तो इस पेन को अगर हम यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है, तो ग्रेविटी यानी कि अर्थ का जो ग्रेविटी है इसको डाउनवर्ड की तरफ खींच रहा है, नीचे की तरफ ऐसे खींचने की कोशिश कर रहा है ना। बट क्या हो अगर हम इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करें, ठीक है, इसका मतलब ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रहा है ना। बट हम इसको फोर्स लगा के ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क डन कर रहे हैं, है ना। तो इसके बारे में बात करेंगे, तो उसमें वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा हम लोग आज का जो इंपॉर्टेंट चर्चा होगा हमारा वो होगा वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिक। कहने का मतलब है कि अभी तक हमने ये केस पढ़ा है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कैसे हो, प्लेन पर हो, एकदम नॉर्मल ऐसे, या तो इसी लाइन पे आगे मूव इस साइड, मतलब ये एक सरफेस है तो इससे इस साइड जस्ट मूव करे, या तो इससे इस साइड मूव करे। मतलब यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इससे आगे मूव करे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो। दूसरा, मूव ही नहीं करे, और एक फोर्स अगर इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाए, या फिर फोर्स इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाए। मतलब हमने सिर्फ अभी एक प्लेन पे मूव करने की बात की, एक स्ट्रेट लाइन पे आगे पीछे मूव कर रहा है, किसी एंगल की बात नहीं की है कि क्या पता हो फोर्स ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हो और ऐसे कोई इस ऑब्जेक्ट को खींच रहा हो। जैसे कि बचपन में हमने एक कार देखा होगा, कार पे अगर रस्सी बांध करके हम जब खींचते हैं ना तो देखते हैं कि वो थोड़ा सा उठ जाता है एंगल पे और तब मूव करता है। तो इस केस की हम लोग डिस्कस अभी तक नहीं किए, इसको डिस्कस करेंगे, फिर वहां से समझेंगे कि तीन टाइप के फोर्सेस कौन कौन से होंगे, पॉजिटिव वर्क, सॉरी तीन तीन टाइप के वर्क कौन कौन से होंगे, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। हमने पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क किसके केस कैसे पढ़ा है। अभी जब ने पॉजिटिव वर्क जिसको पढ़ा था वो पढ़ा था क्या, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो। अब इसको एंगल के तरह से समझेंगे। दूसरा, निगेटिव वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। जीरो वर्क, जब बॉडी मूव ही नहीं करे। तो जीरो वर्क एक और भी केस में होगा, वो भी बताया जाएगा। जब बॉडी मूव नहीं करे उसके अलावा भी एक केस है जब परपेंडिकुलर हो, है ना। परपेंडिकुलर मतलब फोर्स जिधर लग रहा है और मूवमेंट जिधर हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल क्या हो, 90 डिग्री, है ना। मतलब एक कूली है जो माथा पे एक लोड लेके खड़ा है, जैसे ही वो खड़ा है तो उसका वेट किधर लग रहा है, डाउनवर्ड, ठीक है। मूवमेंट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो दोनों के बीच में कूली और सरफेस के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो उस केस में जो हमारा cos थीटा आएगा, cos 90 वैल्यू 0, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को, जो कि है हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटी। हमारा सबसे पहला टॉपिक है वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब इसको समझने के लिए एक फिगर को लिया गया है यहाँ पे, इस चीज को हम थोड़ा और जूम कर देते हैं। अब एक फिगर से ये समझ में आ जाएगा। चलिए, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी। इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं, सॉरी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी, ठीक है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, और इस फिगर को थोड़ा ऊपर लेके आते हैं। मान लीजिए यह है चिंटू, ये कौन है, यह है चिंटू, इसका नाम है चिंटू। चिंटू, है ना, ठीक है। अब चिंटू जो है वो चढ़ रहा है सीढ़ी, है ना, एक सीढ़ी चढ़ रहा है। तो इस बात को जरा अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसका, ये जो बच्चा है चिंटू, इसका वेट कहां लगेगा, इसका वेट हमेशा किधर लगेगा, mg की तरफ, है ना। और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, ऊपर, आगे मूव कर रहा है।
डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ना ये, मतलब ये टोटल हाइट मेरा h मान लेते हैं, अगर h है मेरा हाइट टोटल ये, तो इसका वो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो एक बात को ये भी समझेंगे कि जब भी अगर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन करते हैं ना, तो फोर्स जो लगता है वो मेरे वेट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन करने में जो हमारा फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? वेट के बराबर। जब इसको एकदम सिंपल कैसे इमेजिन करते हैं, मान लेते हैं मेरे पास ये एक पेन रखा है, इसको धरती नीचे खींच रही है, किस फोर्स से? इसके वेट से, mg। तो अगर हमें इसे उठाना है तो हमें mg के बराबर फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? mg लगाना पड़ेगा ना। तो इसमें फोर्स हमारा कितना है? mg। और उस फोर्स लगाकर हम कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं? मान लेते हैं s। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? s है, या फिर हाइट, जितना ऊपर चढ़ेंगे उतना ही ना हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे। एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, 10 सीढ़ी चढ़ गया तो 10 सीढ़ी का हाइट के बराबर हम लोग डिस्प्लेसमेंट करेंगे। मतलब यहां अगर हम लोग पहुंच गया, ये चिंटू अगर यहां पहुंच गया, इस जगह पर पहुंच गया, तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? h। टोटल हाइट जितना चढ़ा होगा उतना ही ना डिस्प्लेसमेंट किया होगा। तो इस केस में हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, जरा हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वर्क का फॉर्मूला सब लोग लगता है भूल गए होंगे, तो पढ़ाई लिखाई किया करो, है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए इस केस में जरा हम ध्यान से देखें तो फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है mg के बराबर। क्लियर हुआ या फिर से एक्सप्लेन करूं? सोचो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लेते हैं मेरे पास ये क्या है? पेन है। इसको धरती किधर की तरफ खींच रही है? नीचे की तरफ। किस फोर्स से? mg के फोर्स से, वेट के बराबर नीचे की तरफ। वेट ऑब्जेक्ट का हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा, नीचे की तरफ, द सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ एक्ट करेगा, मतलब डाउनवर्ड एक्ट करेगा। यहां पे ये समझ, अगर हमको इसको उठाना है, अगर इसको ऊपर की तरफ मूव करना है, तो इसका मतलब हमको नीचे जितना फोर्स लग रहा है ऊपर उतना ही फोर्स लगाना है। नीचे कितना लग रहा है? mg। ऊपर भी हमें mg लगाना पड़ेगा, मतलब हमको फोर्स लगाना पड़ेगा mg के बराबर इसको उठाने के लिए। तो फोर्स हमारा कितना है इस केस में? फोर्स है हमारा mg। इस mg फोर्स लगने के बाद बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है? h। हाइट जितना चढ़ा है उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो ये हो गया h। तो हमारा इस केस में वर्क डन जो आया वो आया m इंटू जी इंटू एच। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा mgh। mdh नहीं भाई, mgh। mdh नहीं, mgh। हाँ ये mdh वाला नहीं है, असली मसाले वाला नहीं है, mgh। जहां पे m क्या है, यहाँ पे m क्या है, एक एक चीज को लिखते हैं। चलिए एक एक चीज को समझते हैं। ये है m है हमारा मास, g है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलरेशन ड्यू टू, और एक h है हाइट हमारा। तो ये समझ में आया? h क्या है हमारा? हाइट है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इतना क्लियर है ना कि अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन करते हैं तो हमारा वर्क डन कितना आता है? mgh के बराबर। ठीक है, और आगे देखते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है ये वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिक। इस केस में वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिक। चलिए वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिक। तो इसमें भी हम लोग एक फिगर से इस चीज को समझ लेंगे, आसानी से समझ लेंगे इस फिगर से एकदम। इस फिगर में एक बड़ा अच्छा चीज एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे दो दोस्त हैं, है ना। चलिए पहले इस फिगर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम मान लेते हैं हमारे पास है
इसका नाम है चुन्नू और इसका नाम है मुन्नू। इसका नाम है चुन्नू और इसका नाम है मुन्नू। मुन्नू बड़ा आलसी है, दोनों दोस्त है, दोनों बेस्ट फ्रेंड। मुन्नू बड़ा आलसी है, मतलब इसको अपना से कुछ काम करना ही नहीं है, ठीक है। अब दो मुन्नू और चुन्नू दो जगह घूमने, कहीं घूमने गए थे, तो मुन्नू क्या किया, थक गया बेचारा, और भाई मेरे से चला नहीं जा रहा है ना, तुम हमको लेके चल। तो मुन्नू ने क्या किया, एक ट्रॉली का व्यवस्था किया, समझ रहे हो। अब उसमें अंदर बैठा दिया मुन्नू को, चुन्नू ने एक ट्रॉली का व्यवस्था किया, उसमें बैठा दिया मुन्नू को। अब खींच रहा है, तो इसी कारण से देखेंगे हम कि जो चुन्नू है उसका फेस कितना ज्यादा अपसेट है, ऐसे, और मुन्नू है हंस रहा है। क्यों? क्योंकि ये बैठ के चुपचाप जा रहा है, और चुन्नू जो क्या है, खींच के लेके जा रहा है। बेचारा का हालत खराब हो गया, घर से खाना खा के आया और थक के पूरा पसीना पसीना हो गया, ठीक है। चलिए चुन्नू और मुन्नू की कहानी को साइड करते हैं और समझते हैं हमारा जो फोर्स है वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब इस पे अगर हम ध्यान देना तो एक स्पेशल चीज हो रही है, देखिए। जो चुन्नू जो फोर्स लगा रहा है ना, वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं लग रहा है, किसी ना किसी पार्टिकुलर एंगल पे लग रहा है। देखिए जरा यहाँ पे, है ना, लग रहा है ना, देखते हैं इस चीज को, लग रहा है ना। और एंगल अगर मान लेते हैं, इस दोनों के एंगल के बीच का एंगल है, मान लेते हैं थीटा, है ना, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। अब इस केस में क्या हम W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि फोर्स जो है वो किसी ना किसी एंगल पे लग रहा है, तो हमें उस एंगल को भी तो काउंट करना पड़ेगा, है ना। ये बात समझ में आ रहा है। तो इस केस में बॉडी पे फोर्स कितना लग रहा है, मान लेते हैं इस पे इसने फोर्स लगा दिया F, फोर्स F लग रहा है। चुन्नू फोर्स कितना F से खींच रहा है, चुन्नू लगा रहा है फोर्स F, इस बॉडी पे फोर्स लगा रहा है F, फोर्स इज इक्वल्स टू F, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितना, चुन्नू के खींचने के बाद डिस्प्लेसमेंट हो रहा है S, और एंगल कितना है दोनों के बीच में का, एंगल है दोनों के बीच में का थीटा। तो इस केस में हमारा जो वर्क डन होगा, वो जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। इसमें हमने लिया है कॉस ऑफ थीटा, समझ में आया। चलिए एक वीडियो में मैंने बोला था कि कॉस थीटा ही क्यों ले रहे हैं। बेसिकली हमने ट्रिग्नोमेट्री पहले वीडियो में पढ़ा था, उसके अंदर पढ़ा था कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, ऐसा करके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े थे, हमने पढ़े थे ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कॉस ही क्यों ले रहे हैं, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो होगा सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए, यहाँ पे कॉस थीटा क्यों लिया जा रहा है, समझ में आया। अभी हम लोग बस ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा ले लेते हैं। अब इस केस में जो हमारा वर्क डन होगा वो किसी ना किसी एंगल पे डिपेंड करता है। मान लेते हैं कि इस दोनों के बीच का एंगल थीटा की जगह 60 हो जाएगा, मान लेते हैं। चलो एक छोटा सा यहीं पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं वो जो चुन्नू है वो फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10 मीटर, और जो एंगल है दोनों के बीच में का वो है 60 डिग्री, ठीक है। तो हमारा वर्क डन आ जाएगा कितना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, यानी कि 100 इंटू 10 कितना हो गया, 1000/2 कितना हो गया, 500। हमारा वर्क डन हुआ ना, तो वो थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है ना बच्चों, है ना। तो थीटा को इंक्लूड करना है हमें, ठीक है। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस, हमने 3 टाइप के सॉरी टाइप्स ऑफ वर्क पढ़े थे ना, 3 टाइप के वर्क, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क।
पॉजिटिव वर्क क्या होता था जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो, जरा देखिए पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क ये क्या होता था, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन। यही होता था ना। इसका मतलब मान लेते हैं फोर्स अगर इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट का हम कलर चेंज कर लेते हैं, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, इसको ऐसे बना देते हैं। डिस्प्लेसमेंट भी ऐसा ही हो रहा है, ये फोर्स है, ये है फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट। इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। देखो तो वर्क का फॉर्मूला, वर्क हो गया हमारा W इज इक्वल्स टू F इंटू एस इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो वर्क आ गया हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां से ये भी समझ में आया, कॉस 0 का वैल्यू 1 आ रहा था। जो पहला केस था वो भी एक्सप्लेन कर दिया हमने। निगेटिव वर्क को देखते हैं कि निगेटिव वर्क क्या होता है। निगेटिव वर्क क्या होता है, निगेटिव वर्क होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। यही होता है ना, अपोजिट डायरेक्शन होता है। कहने का क्या मतलब है अपोजिट डायरेक्शन का, इस चीज को समझते हैं। मान लेते हैं कि फोर्स लगा इस साइड, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो गया इस साइड, है ना। तो फोर्स लगा इस साइड और डिस्प्लेसमेंट हो गया इस साइड, फोर्स लगा इस साइड और डिस्प्लेसमेंट हो गया इस साइड। इस दोनों के बीच का एंगल कितना है भाई, सोचो, ये एंगल हो गया 180 डिग्री। दोनों के एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री फॉर्म करता है ना भाई, ये 180 डिग्री होगा, एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री। 360 डिग्री थोड़ी बनेगा, 180 बनेगा, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन पे, तो इस केस में वर्क का फॉर्मूला क्या होगा भाई बच्चों, वर्क का फॉर्मूला होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, यानी कि फोर्स हमारा है F, डिस्प्लेसमेंट है S, और कॉस कितना है, थीटा कितना है इस केस में 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री -1 होता है, यानी कि इंटू -1 इंटू -1। तो जो भी वर्क आएगा हमारा ये क्या हो जाएगा, -FS। -1 कर दोगे ना, -1 कर दो, आ गया कि नहीं आ गया। तो इस केस में हमारा क्या आ गया, इस केस में हमारा क्या हो गया, FS हो गया, समझ में आया, -FS हो गया। अब जीरो वर्क की बात करते हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क की बात करते हैं। जीरो वर्क क्या होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये सोचो, परपेंडिकुलर टू ईच अदर कहने का मतलब है एक ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है, ठीक है, एक कुली माथा पे ना लेके खड़ा है, कुली एक कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको माथा पे ऐसे लेके खड़ा है, ठीक है, और वो खड़ा ही है ना। तो उसका फोर्स कहां लग रहा है, डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो स्ट्रेट लाइन पे खड़ा है ऐसे, उसके बीच का एंगल कितना है। अरे ये फिगर हम बना देते हैं, लो ये डिस्प्लेसमेंट इधर है, कुली ऐसे माथा पे लिए हुए और ऐसे खड़ा है, फोर्स डाउन ऐसे और डिस्प्लेसमेंट ऐसे, है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल कितना है भाई, 90 डिग्री। तो इस केस में वर्क डन कैसे निकालोगे,
तो इस केस में वर्क डन निकालोगे, W इज इक्वल्स टू F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो F डॉट एस डॉट कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 तो हो तो है, इंटू कॉस 0। सर कॉस 90 का वैल्यू 0 क्या होता है? कॉस 90 का वैल्यू 0 क्यों होता है? पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, अभी दिमाग लगाने का जरूरत भी नहीं है अभी, क्योंकि इसका डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में। cos 90 का वैल्यू 0 का होता है, 60 का वैल्यू 1/2, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई, बस वैल्यू है उसको रट जाओ। मतलब अभी आपके सिलेबस में नहीं है इसका डेरिवेशन, ऐसे आप कर सकते हो, चाहे 10th क्लास में जब भी जाओगे आप तो आपको ये डेरिवेशन कराया भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, वो प्रूव किया जाता है, बट आपके लिए जरूरी नहीं है, अभी तो ये भी जरूरी नहीं है, बट समझते हैं इसको। cos 0 का वैल्यू होता है cos थीटा का वैल्यू होता है 90, यहाँ पे cos 90 डिग्री हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इस केस में वर्क डन जो आएगा हमारा आएगा 0। सॉरी क्या वर्क डन जो आएगा वो आएगा हमारा 0। समझ में आया? वर्क डन हमारा क्या आएगा? 0। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला जो वीडियो होगा हमारा वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि ये देखिए, हमने ये पढ़ा है कि किसी एंगल पे जो फोर्स लगता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, तो W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। और ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई वर्क डन करता है तो उसमें होता है mgh। तो ये दो हुआ, और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इन तीन फॉर्मूला को मिला करके हम लोग करेंगे अगले वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल्स। टिल देन टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।